वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम चर्चा करेंगे कि पादपों में यानी पौधों में परिवहन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, मानव की हमने बात कर ली, कुछ जीव जंतुओं की भी हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं पादपों में यानी प्लांट्स के अंदर परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। पादपों में परिवहन पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हमें दो शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए। पहला शब्द है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। वाष्पोत्सर्जन को अंग्रेजी में बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। तो पहला शब्द है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन, और दूसरा शब्द है परासरण, ऑस्मोसिस। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन और परासरण यानी ऑस्मोसिस आखिर होता क्या है। आइए देखते हैं। पहले बात करेंगे हम वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन क्या होता है। देखिए, सूर्य ताप के कारण, सूर्य के टेम्परेचर के कारण, सूर्य की गर्मी के कारण पेड़ों के जो रंध्र होते हैं, हम जानते हैं कि पेड़ों की पत्तियों में, उनके तनों में और उनकी जड़ों में भारी मात्रा में रंध्र होते हैं। लाखों की संख्या में रंध्र पाए जाते हैं और इन रंध्रों को हम बोलते हैं स्टोमाटा। ठीक है। तो सूर्य ताप के कारण पेड़ों के रंध्रों से यानी स्टोमाटा से द्वारा जल का उत्सर्जन, जल का निकलना, उसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। नहीं बात कि सूर्य के ताप के कारण पेड़ के रंध्रों से यानी स्टोमाटा द्वारा जल का उत्सर्जन, जल का उत्सर्जन यानी जल का निकलना, भाप बन करके उड़ना, उसको हम वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जब दिन का समय होता है और सूर्य काफ़ी टेम्परेचर पैदा करता है और उसकी किरणें जब किसी भी
पेड़ की पत्ती पर पड़ती हैं, उनके तने पर पड़ती हैं या उनकी जड़ों पर पड़ती हैं, तो इसके सूर्य की गर्मी के कारण उनके अंदर जो जल मौजूद होता है वो जल भाप बन करके उड़ने लग जाता है, भाप बन के उड़ने लग जाता है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन। यहां आपको बता दें कि दिन की अपेक्षा दिन की अपेक्षा रात में ट्रांसपीरेशन बेहद कम होता है, यानी ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन जो है सबसे ज्यादा होता है दिन के अंदर। रात में ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन की मात्रा नगण्य होती है। ठीक है, रात के समय पे वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन नहीं होता। अब हम बात करेंगे कि परासरण या ऑस्मोसिस क्या चीज है। परासरण या ऑस्मोसिस का क्या मतलब? देखिए, अगर हम अर्ध पारगम्य झिल्ली लें, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब है ऐसी झिल्ली, ऐसी मेम्ब्रेन जो कि आदि पारगम्य हो, यानी उसमें से कुछ पदार्थ तो बाहर निकल सकें और कुछ पदार्थ के कण बाहर नहीं निकल सकें। यानी कुछ पदार्थ जिनके कण छोटे हों वो तो बाहर निकल जाएं और जिनके कण मोटे हों वो बाहर नहीं निकल पाए। ऐसी झिल्ली को हम बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली के जरिए उच्च सांद्रता, कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन, सांद्रता या कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? परमाणुओं की अधिक घनत्व होना, गाढ़ापन ज्यादा होना, परमाणुओं का अधिकता, उस क्षेत्र में परमाणुओं की अधिकता होना, उनका घनत्व ज्यादा होना। ठीक है, उदाहरण के लिए यहां मैं समझा दूं सांद्रता का मतलब कि अगर हम 2 गिलास लेते हैं और एक गिलास के अंदर हम कम नमक डालते हैं, एक गिलास के अंदर हम ज़्यादा नमक डालते हैं, तो हम ये कहेंगे कि अगर ये गिलास ए है, ये वाला गिलास बी है, तो हम ये कहेंगे कि बी जो गिलास है इसके अंदर अधिक सांद्रता है ए गिलास की अपेक्षा। ठीक है, किसकी? नमक के परमाणुओं की। ठीक है, तो यहाँ पर परासरण में हम कह रहे हैं कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा उच्च सांद्रता, हाई कंसंट्रेशन वाले विलेय की ओर विलायक की गति को हम परासरण कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें समझने की बात। अर्ध पारगम्य झिल्ली का अर्थ बता दिया आपको, उच्च सांद्रता का मतलब बता दिया, जहां पर परमाणुओं की संख्या, घनत्व ज्यादा हो। अब आपको बताते हैं विलेय और विलायक की बात, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात। विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, विलेय का मतलब है जो चीज मिलाई गई है, जैसे पानी में हमने नमक का उदाहरण लिया, तो नमक जो है वो विलेय। ठीक है, और विलायक का मतलब होता है जिस चीज में मिलाई गई। सॉल्वेंट, जैसे नमक को हमने पानी में मिलाया था, तो विलायक हो गया क्या? पानी। ठीक है, तो इस परिभाषा का अर्थ क्या हुआ? अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, जैसे अगर हम एक बीकर लें और उसके अंदर इस तरह से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दें, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, लाल रंग की ये हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है, और इसके एक तरफ हम कम नमक डालें और दूसरी तरफ हम ज्यादा नमक डालें, तो हम कहेंगे कि इधर जो है नमक के परमाणुओं का हाई कंसंट्रेशन यानी उच्च सांद्रता है, और इधर लो कंसंट्रेशन। तो होता क्या है, आमतौर पर हमने
परासरण की तरह ही एक शब्द देखा था विसरण, विसरण या डिफ्यूजन, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। विसरण में क्या होता था, जो पदार्थ होते थे वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर गति करते थे, मूवमेंट करते थे। लेकिन यहां पर परासरण में उल्टा हो रहा है। परासरण में क्या हो रहा है कि जो सॉल्वेंट है, विलायक जो है, यानी पानी जो है, विलायक कौन है, पानी। पानी क्या है, हाई कंसंट्रेशन वाले विलेय, यानी हाई कंसंट्रेशन किधर है विलेय का, नमक का, विलेय यानी नमक, सॉल्यूट, सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन किधर है, वो इस साइड में है, इधर। तो सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन जिधर है उस साइड में ये जो पानी है, विलायक जो है, वो मूव करता है। आई बात समझ। और मूव करने से क्या होता है, जब पानी इधर से निकल करके इधर आ जाता है तो ये देखिए बीकर की स्थिति हो जाएगी, इस साइड में पानी कम हो जाएगा, इस साइड में पानी अधिक हो जाएगा। आई बात समझ, कुछ बात समझ में आ रही है। देखिए विसरण में क्या होता है, पदार्थ हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की हो जाता है, जबकि यहां पर क्या हो रहा है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर हो रहा है। यहां समझने वाली बात है, बहुत स्पेशल समझने वाली बात है। यहां पे समझने वाली बात क्या है कि दो चीजें हैं, एक तो विलेय, एक है विलायक, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, विलेय का मतलब है जो चीज घुल रही है, यानी नमक, जैसे नमक का उदाहरण हमने लिया। और विलायक का मतलब है जिस चीज में घुल रही है, जैसे पानी। अगर हम एक बीकर के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें चित्र के हिसाब से, और उसमें एक तरफ थोड़ा ज़्यादा नमक डालें और एक तरफ कम नमक डालें, यानी नमक का कंसंट्रेशन हाई एक साइड में, मान लीजिए इसको हम ए साइड बोल दें और इसको बी साइड बोल दें, तो हम देखते हैं कि ए साइड में नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा हुआ। तो क्या हुआ, जिधर नमक का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिधर नमक की सांद्रता ज़्यादा होगी, विलेय की सांद्रता ज़्यादा होगी, सॉल्यूट की सांद्रता ज़्यादा होगी, उधर क्या होगा, जो विलायक है वो भी उधर ही मूव करेगा। विलायक किधर मूव करेगा, जिधर सॉल्यूट की सांद्रता ज्यादा होगी, जिधर विलेय की सांद्रता ज्यादा होगी उधर विलायक मूव करेगा। इस घटना को हम बोलते हैं परासरण। आई बात समझ, एक बार फिर समझाऊं, देखिए सिंपल सी बात यहां समझने की कोशिश करेंगे। अर्ध पारगम्य झिल्ली का अर्थ हमने बता ही दिया आपको, ऐसी झिल्ली जो कुछ कणों को पार होने दे और कुछ कणों को पार ना होने दे। आदि पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेंबर। उच्च सांद्रता का मतलब बता दिया हमने, सांद्रता, उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता का मतलब जहां पर परमाणुओं की, किसी चीज के परमाणुओं की संख्या ज्यादा है वहां पर सांद्रता ज्यादा मानी जाती है, जिधर परमाणुओं की संख्या कम है उसको कम मानी जाती है, निम्न सांद्रता मानी जाती है। ठीक है, फिर हमने विलेय यानी सॉल्यूट का अर्थ बताया और विलायक का अर्थ बताया। विलेय का मतलब है जो चीज घोली जा रही है, मिलाई जा रही है, और विलायक का मतलब है जो चीज, जिस चीज में मिलाई जा रही है। जैसे विलेय, अगर हम नमक की और पानी की बात करें तो नमक हो गया विलेय और पानी हो गया विलायक, पानी हो गया विलायक। अब परासरण में होता क्या है दरअसल, कि जिधर विलेय का, सॉल्यूट का हाई कंसंट्रेशन होता है, जिधर भी सॉल्यूट का यानी विलेय का हाई कंसंट्रेशन होता है उस तरफ विलायक यानी सॉल्यूट, सॉल्वेंट जो है वो मूव करता है, गति करता है। जैसे इस बीकर में अगर हम इधर नमक डाल दें, इधर भी नमक डाला, इधर ज्यादा मात्रा में नमक डाला, इधर कम मात्रा में नमक डाला, इसको ए साइड बोल दिया, इसको हमने बी साइड बोल दिया। ए साइड में नमक का कंसंट्रेशन ज्यादा है, नमक क्या है, विलेय है, घुलने वाली चीज है, विलेय है, सॉल्यूट है। ठीक है, तो जिधर विलेय का कंसंट्रेशन हाई होगा, जिधर विलेय के परमाणु ज्यादा होंगे उधर ही सॉल्वेंट गति करेगा, यानी पानी जो सॉल्वेंट है, पानी सॉल्वेंट है, उधर गति करेगा। ऐसा करने से क्या होगा, पानी का स्तर इधर बढ़ जाएगा। ये जो स्थिति आती है इसको हम कहते हैं परासरण।
मैं समझता हूँ अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से इस परिभाषा को आप समझ लें। अर्ध पारगम्य झिल्ली के जरिए उच्च सांद्रता वाले विलय की ओर विलायक की गति को हम परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। आप चाहें तो नोट कर लें। अब हम बात करेंगे पादपों में परिवहन की आवश्यकता पर, यानी पादपों में यानी प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की यानी परिवहन की आवश्यकता क्या है और कितनी। देखिए, अगर हम पादपों में परिवहन की आवश्यकता की बात करें और उसकी जंतुओं की आवश्यकता की तुलना करें तो हम आपको बता दें कि पादपों में परिवहन की आवश्यकता, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता जंतुओं से कम होती है। अब कम क्यों होती है? कम इसलिए होती है कि जंतुओं के अंदर किस किस चीज का परिवहन होता है। देखिए, एक तो गैसों का होता है, गैसों का होता है, ठीक है। दूसरा किसका परिवहन होता है? गैसों का मतलब है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और दूसरा किस चीज का होता है? अपशिष्टों का, अपशिष्टों, ठीक है। तीसरा किस चीज का होता है? भोजन का, भोजन यानी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल वगैरह जो होते हैं उनका। और चौथा किसका होता है? भोजन में जल वगैरह सब चीजें आ गई, ठीक है। अब अगर हम बात करें गैसों की, गैसों का विनिमय पौधों में किस तरह से होता है? हम जानते हैं कि पौधों के अंदर पत्तियों पे, तनों में और जड़ों में एक विशेष प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा पत्तियों में, तनों में और जड़ों में रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो इस स्टोमेटा के जरिए क्या होता है? ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। यानी पादपों का पूरा शरीर गैसों का विनिमय करने के लिए सक्षम होता है। जबकि जंतुओं की अगर हम बात करें तो जंतुओं के अंदर ऐसा नहीं होता। जंतुओं का पूरा शरीर जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय नहीं करता। जंतुओं में क्या होता है? जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायवीय श्वसन होता है, उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रुधिर के माध्यम से ऑक्सीजन सप्लाई होता है, पूरे एक नेटवर्क की आवश्यकता होती है। जबकि पौधों के अंदर क्या है? डायरेक्ट ही हो रहा है। पत्तियां भी गैसों का विनिमय कर रही हैं, पर तना भी कर रहा है और जड़ें भी कर रही हैं, लीव भी कर रही हैं, स्टेम भी कर रहा है और रूट्स भी कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में गैसों के विनिमय के लिए पादपों में किसी अलग प्रकार के सिस्टम की, परिवहन तंत्र की आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें अपशिष्टों की, तो अपशिष्टों के मामले में भी क्या होता है? पादपों में पहली बात तो यह कि खास कोई विशेष प्रकार से अपशिष्ट बनते ही नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश में ऐसे कोई अपशिष्ट बनने वाली कोई चीज़ें होती नहीं है। और जो अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसका उपयोग तो प्रकाश संश्लेषण में हो ही जाता है, ठीक है। तो अपशिष्ट विशेष होते नहीं है और जो होते हैं उनके लिए भी विशेष प्रक्रिया है, अलग से कोई तंत्र की ज़्यादा आवश्यकता उसमें पड़ती नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर पादपों में परिवहन होता है तो होता किस चीज़ का है? पादपों में परिवहन के लिए दो चीज़ों का परिवहन होना जरूरी होता है। एक तो भोजन का, यानी जो फूड बनाते, फूड कौन बनाता है? पत्ती, मुख्यतः पत्तियां ही फूड बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यही फूड बनाती है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। और उसके बाद में ये जो फूड है ये पूरे प्लांट के अंदर, पूरे पादप के अंदर सप्लाई होता है। दूसरा जो
परिवहन होता है वो होता है जल का। हमने देखा है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को पूरा करने के लिए जल की बेहद आवश्यकता होती है, और ये जल की आवश्यकता पूर्ति कहाँ से होगी? जमीन में से होगी। जमीन के अंदर जो मिट्टी है उसमें से पानी खींच करके पौधे में जाएगा, पौधे से वो पानी उसके विभिन्न भागों के अंदर जहाँ जहाँ भी ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होनी है वहाँ वो पानी सप्लाई होगा। तो यानी ट्रांसपोर्टेशन, दो प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन की, दो चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन की पादपों में आवश्यकता होती है, एक तो भोजन की और एक जल की। अब ये ट्रांसपोर्टेशन आखिर होता कैसे है? देखिए, क्या ट्रांसपोर्ट होता है हमने बता दिया, एक तो भोजन होता है, एक जल। अब हमें ये देखना है कि ये ट्रांसपोर्ट भोजन और जल तो होता है, लेकिन होता कैसे है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि पादपों में वस्कुलर बंडल के नाम से, संवहन बंडल के नाम से एक संरचना होती है। जैसे कोई तना है, तने को अगर हम काटेंगे तो उसके अंदर एक, तने को हमने काटा तो उसके अंदर इस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं वस्कुलर बंडल। अंग्रेजी में वस्कुलर बंडल और हिंदी में हम कह सकते हैं संवहन बंडल। ठीक है, इस वस्कुलर बंडल में क्या होता है? कई प्रकार की नलियां होती हैं, कई प्रकार की नलियां होती हैं। और क्या होता है, आइए देखते हैं। पादपों में परिवहन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है संवहन बंडल या वस्कुलर बंडल। ठीक है, इस वस्कुलर बंडल में दो प्रकार के संवहन ऊतक यानी टिश्यू पाए जाते हैं। संवहन ऊतक यानी टिश्यू पाए जाते हैं। एक टिश्यू का नाम होता है जाइलम और दूसरे प्रकार का जो टिश्यू है, ऊतक जो है, उसका नाम है फ्लोएम। जैसा कि इस चित्र में एक वस्कुलर बंडल दिखाया गया है। इस वस्कुलर बंडल में क्या क्या दिखाया गया है? ये वस्कुलर बंडल कौन से हैं? ये जो ब्लैक वाले बने हुए हैं गोल गोल, ये सारे वस्कुलर बंडल। इस वस्कुलर बंडल में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ऊपर वाला हिस्सा, इसको तो हम कहते हैं फ्लोएम। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ फ्लोएम, हिंदी में लिखें तो फ्लो, ये तो है फ्लोएम। और जो नीचे वाला हिस्सा है पिंक वाला, ये जो पिंक वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं जाइलम। जाइलम, जाइलम ऊतक जो होता है ये पौधे के अंदर जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो ऊतक होता है वो पौधे के अंदर या प्लांट के अंदर फूड का, खनिजों का, मिनरल्स का, खनिजों का, इनका परिवहन करता है। फूड का और मिनरल्स का, खनिजों का, इनका परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, अब हम जाइलम और फ्लोएम इन दोनों के बारे में एक एक करके जानकारी जुटाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम की, और जाइलम में भी हम सबसे पहले देखते हैं जाइलम की आंतरिक संरचना किस प्रकार की। देखिए, यहाँ पर जाइलम का एक चित्र दिया गया है, ये वाला। जाइलम जो होता है इसके अंदर दो प्रकार की नलिकाएं। जाइलम जो होती है, जाइलम भी एक प्रकार की नलिका होती है। इस जाइलम के अंदर भी दो प्रकार की नलिकाएं होती हैं। एक जो होती है वो इस प्रकार की होती है, जैसा कि पिंक वाला हिस्सा, ये जो नजर आ रहा है, ये पिंक वाला जो हिस्सा है, ये, इसको हम कहते हैं वेसल एलिमेंट, वाहिका तत्व या वेसल एलिमेंट, वाहिका तत्व या वेसल एलिमेंट। ठीक है, दूसरा जो चीज होती है वो होती है ये वाली, ये जो नजर आ रहा है, ये वाली, इसको बोलते हैं ट्राइकेट। ट्राइकेट कौन कौन चीजें हो गई? एक तो हो गई वेसल एलिमेंट, वेसल एलिमेंट, वेसल एलिमेंट, ये वाली। और ये वाली जो संरचना है, दोनों की अलग अलग में हम करके दिखा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइकेट। ट्राइकेट।
ठीक है। अब जहां तक वेसल एलिमेंट की बात, तो वेसल एलिमेंट क्या होती है? ये ये वाली जो नलिकाएं होती हैं, जो वेसल एलिमेंट जिनको हम बोलते हैं, ये मृत कोशिकाओं की बनी हुई होती है। पहली बात, कैसी कोशिकाओं की बनी हुई होती है? ये मृत कोशिकाओं की, दोनों ही मृत कोशिकाओं की बनी हुई है। वेसल एलिमेंट भी मृत कोशिकाओं की बनी हुई है, और ये जो ट्राइकेट है ये भी मृत कोशिकाओं की बनी हुई है। मृत कोशिका का मतलब क्या होता है? देखिए, मृत कोशिका का मतलब है ऐसी कोशिका जिसमें कोशिका द्रव्य ना हो और जिसमें नाभिक भी ना हो। ना तो साइटोप्लाज्म हो यानी कोशिका द्रव्य ना हो, और ना ही उसमें न्यूक्लियस हो यानी नाभिक। ऐसी कोशिकाओं को हम बोलते हैं मृत कोशिका। तो जाइलम की ये दोनों प्रकार की जो ट्यूब्स हैं, उसको हम, एक को हम बोलते हैं वेसल एलिमेंट और दूसरी को बोलते हैं ट्राइकेट। ये दोनों प्रकार की जो ट्यूब्स होती हैं वो मृत कोशिकाओं की बनी है, कोशिकाओं की। मृत कोशिकाओं का मतलब होता है ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर ना तो कोशिका द्रव्य हो यानी साइटोप्लाज्म हो, और ना ही उसके अंदर न्यूक्लियस हो यानी नाभिक। ठीक है। दूसरी बात, ये जो वेसल एलिमेंट है, ये पिंक वाला जो नजर आ रहा है, इसकी खासियत क्या होती है? ये खोखली होती है, पूरी तरह से खोखली होती है। ठीक है। और इसकी जो दीवारें होती हैं, भित्ति जो होती है, इस नली की जो भित्तियां होती हैं, दीवारें जो होती हैं, उनके अंदर लेग्निन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लेग्निन नाम का एक पदार्थ। लेग्निन, लेग्निन। ये पदार्थ क्या करता है? ये पदार्थ, ये जो कोशिका की जो दीवारें होती हैं, इनको मजबूती प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो संरचना होती है वेसल एलिमेंट वाली, ये सभी पौधों में नहीं होती है, ये कुछ पौधों में पाई जाती है। जबकि ट्राइकेट वाली जो संरचना है ये सभी पौधे में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। और ये वेसल एलिमेंट वाली जो ये नली है, पाइप है, इसके अंदर क्या होता है? अंत में ये हमने बताया खोखली होती है, यानी ये पूरा छेद होता है इसमें, आर पार, आर पार छेद होता है, खोखली होती है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें ट्राइकेट्स की, तो ट्राइकेट भी हमने बताया मृत कोशिकाओं की बनी हुई होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है? इसकी दीवारें जो होती हैं वो थोड़ी नरम होती है। ठीक है। दूसरी बात, इसकी शेप थोड़ी सी अलग होती है। ये इस तरह से देखिए, ये शेप, इसमें तो किस तरह की शेप है? देखिए, यूं जा करके और इस तरह से यूं जा रही है टेपर, इसमें भी इस तरह की टेपर कर रही है, ये इस तरह से टेपर कर रही है, मतलब ये कोण बना रही है, कोणीय होती है इस तरह से। ठीक। और ये थोड़ी सी पतली होती है, ये थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी पतली होती है। ठीक है। इनमें जो ट्राइकेट्स वाली जो पाइप्स हैं, इनके अंदर पानी धीरे धीरे, धीरे धीरे गति करता है, धीरे धीरे मूवमेंट करता है, प्रवाहित होता है। और ये जो ट्राइकेट होती हैं, ट्राइकेट वाली नलियां होती हैं, ये सभी प्रकार के पौधों में पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे हम आपको बताते हैं, जाइलम के अंदर मुख्यतः जो परिवहन होता है वो होता है जल का। जाइलम में किसका परिवहन होता है? जल का। ठीक है। यहाँ समझने वाली बात इतनी है कि जाइलम के अंदर जल का परिवहन होता है, और आंतरिक संरचना में बात इतनी है कि जाइलम के अंदर दो प्रकार की ट्यूब्स होती है। एक को हम वेसल एलिमेंट बोलते हैं और एक को हम ट्राइकेट बोलते हैं। वेसल एलिमेंट और ट्राइकेट, ये दोनों प्रकार की जो नलियां होती हैं, ये मृत कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं। वेसल एलिमेंट खोखली होती हैं, जबकि ट्राइकेट्स जो होती हैं ये पूरी तरह से खोखली नहीं होती। इसमें जहाँ पे टेपर होता है, यहाँ पे थोड़े थोड़े पिट्स होते हैं, छेद होते हैं थोड़े, पूरी तरह से खोखली नहीं होती, छिद्रित होती है थोड़ी सी।
ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी जाइलम की आंतरिक संरचना की। आंतरिक संरचना में ज़्यादा आपको नहीं समझना है, सिर्फ इतना समझना है कि इसके अंदर दो प्रकार की ट्यूब्स होती हैं, एक वेसल एलिमेंट और एक ट्राइकेट्स। और दोनों प्रकार की जो ट्यूब्स होती हैं, दोनों प्रकार की जो नलियाँ होती हैं, ये मृत कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं और ये मुख्यतः जल का परिवहन करती हैं। वेसल एलिमेंट में जल का परिवहन तेजी से होता है, जबकि ट्राइकेट्स के अंदर जल का परिवहन धीमी गति से होता है। ठीक। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि जाइलम में जो पानी का परिवहन होता है वो कैसे होता है, यानी जाइलम जो हमारा ऊतक है, उस ऊतक के अंदर पानी ऊपर कैसे चढ़ता है। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। आपने कभी जूस पिया है इस तरह से, पाइप पाइप के जरिए? जैसे हम कई तरह के जूस पीते हैं या हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं पाइप के जरिए, पाइप को बोलते हैं स्ट्रा। इस स्ट्रॉ के जरिए क्या हमने कभी कुछ पिया है? अगर पिया है तो आपको मालूम होगा कि इस पाइप के अंदर ये जूस जो है ये कब चढ़ता है। देखिए, जब हम अपना मुंह इधर लगाते हैं और उस मुंह से इस पाइप की हवा को खींचते हैं, और जब हवा को हम अंदर खींच लेते हैं तो इस पाइप के अंदर क्या हो जाता है, निर्वात हो जाता है, यानी खाली जगह हो जाती है, वायु का दाब कम हो जाता है। तो वायु का दाब कम होने से क्या होता है, ये जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पदार्थ जाते हैं। विसरण में हमने देखा था, डिफ्यूजन के अंदर हमने देखा था ना कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर पदार्थ जाते हैं। तो यहाँ पर जूस का हाई कंसंट्रेशन है, उच्च सांद्रता है, और यहाँ पर वैक्यूम है, यानी लो सांद्रता है, बहुत निम्न सांद्रता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये पानी, ये जो जूस है ये इस पाइप में चढ़ जाएगा और चढ़ करके हमारे मुंह तक पहुंच जाएगा। यानी ये कब हुआ, जब इधर से हवा का वैक्यूम बनाया गया। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन में सूर्य का जो प्रकाश है जब पत्तियों पर पड़ता है, तो पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं, उन रंध्रों के जरिए, उन रंध्रों के अंदर जो पानी होता है वो सूर्य के प्रकाश को पा करके उसके टेम्परेचर के कारण वाष्प बन करके आसमान में उड़ जाता है। उड़ने के कारण क्या होता है, जो स्टोमाटा रंध्र की जो नलियां होती हैं, उस नलियों के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से पानी, जो मिट्टी के अंदर जो पानी होता है, वो मिट्टी का पानी इस पौधे की जड़ के थ्रू ऊपर, जैसे स्ट्रॉ में चढ़ता है ठीक उसी प्रकार से चढ़ जाता है। आया समझ में? इस प्रकार से जाइलम में पानी ऊपर चढ़ता है। जाइलम में पानी चढ़ने का पहला जो तरीका है या पहला जो कारण है वो है वाष्पोत्सर्जन। टोटल मिलाकर के जाइलम में पानी चढ़ने के 3 कारण हैं। पहला कारण वाष्पोत्सर्जन है। अगला कारण क्या है, आइए देखते हैं। जाइलम में पानी चढ़ने का दूसरा प्रमुख कारण है परासरण के कारण उत्पन्न मूल दाब। परासरण के बारे में हम जान चुके हैं। परासरण का मतलब क्या होता है, परासरण का मतलब ये होता है कि अगर कोई पदार्थ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली के जरिए जब कोई पदार्थ अर्ध पारगम्य झिल्ली के जरिए जा रहा है और इसमें जो सॉल्वेंट है, दो चीजें होती हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। एक तो होती है विलेय और एक होता है विलायक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक सवाल का जवाब लें, जो कि अक्सर कभी कभी पूछ लिया जाता है। सवाल हो सकता है कि वाष्पोत्सर्जन जो है, ट्रांसपिरेशन जो है, वो पौधे के अंदर कौन से 2 प्रमुख कार्य करता है। तो अगर हमसे ये सवाल पूछा जाए कि वाष्पोत्सर्जन जो है, ट्रांसपिरेशन जो है, पौधे के अंदर कौन से 2 कार्य करता है, तो वो 2 कार्य हैं, नंबर 1 जाइलम में पानी को ऊपर चढ़ाना। नंबर 1 है जाइलम
ऊतक में पानी को ऊपर चढ़ाने में मदद कर। वाष्पोत्सर्जन क्या करता है? जाइलम ऊतक में पानी को ऊपर चढ़ाने में मदद करता है। दूसरा प्रमुख काम जो वाष्पोत्सर्जन का होता है वो होता है कि ये पौधे का जो तापमान होता है उसको भी नियंत्रित करता है। दूसरा काम है पौधे के तापमान को नियंत्रित करना। चलिए, ये तो बात हो गई हमारे सवाल की। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जाइलम में पानी ऊपर चढ़ने का अगला कारण क्या है। जाइलम में पानी ऊपर चढ़ने का जो दूसरा प्रमुख कारण है वो है परासरण यानी ऑस्मोसिस के कारण उत्पन्न मूल दाब, रूट प्रेशर। दूसरा प्रमुख कारण है रूट प्रेशर, मूल दाब, जो कि ऑस्मोसिस यानी परासरण के कारण उत्पन्न होता है। परासरण के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। परासरण में क्या होता है? अर्ध पारगम्य झिल्ली के कारण, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के कारण उच्च सांद्रता वाले विलेय यानी सॉल्यूट की ओर विलायक यानी सॉल्वेंट की गति, वो परासरण कहलाती है। मतलब यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन सा हुआ? देखिए, सॉल्यूट तो हुआ यहां पे, विलेय जो हुआ, विलेय इस मामले में विलेय तो हुए खनिज व पोषक तत्व, ठीक है। और विलायक यानी सॉल्वेंट, ये तो सॉल्यूट हो गया, विलेय। अब विलायक यानी सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। विलायक कौन सा हो गया? जल। जल कहां पर है? एक तो मिट्टी के अंदर है, मृदा के अंदर मौजूद जल, ठीक है। मृदा में और क्या मौजूद है? खनिज भी मौजूद है। जल भी मौजूद है और खनिज भी मौजूद है। अब जड़ों की बात करें, जड़ों के अंदर क्या मौजूद है? खनिज भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है। यहाँ क्या, खनिज भी मौजूद है और पानी भी मौजूद है। मृदा में भी ऐसी स्थिति है और जड़ों के अंदर भी। और बीच में ये जड़ों की जो भित्ति है, कोश का भित्ति जो है जड़ों की, ये भित्ति, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। मतलब क्या हुआ इस स्थिति के अंदर कि अगर हम देखें इस स्थिति को तो हम देखते हैं कि जड़ों के अंदर अगर खनिज और पोषक तत्वों की मात्रा की बात करें तो हम देखते हैं कि जड़ों के अंदर खनिज और पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता होती है खनिज की और पोषक तत्वों की जड़ों के अंदर। किसकी अपेक्षा? जो मृदा में, सॉइल में जो पाई जाती है उसकी अपेक्षा। सॉइल के अंदर खनिज और पोषक तत्व कम होते हैं जबकि जड़ों में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो विलायक है यानी जल है वो सॉइल से किसकी तरफ मूव करेगा? हाई कंसंट्रेशन की तरफ, यानी जहां पर विलेय का अधिक घनत्व है, अधिक कंसंट्रेशन है, अधिक सांद्रता है। अधिक सांद्रता कहाँ है? पेड़ों की जड़ों के अंदर। यहां पर पौधा, जल जो है वो मिट्टी से, मृदा से, और कहां पर मूव करेगा? पौधे की जड़ों की ओर। इसके कारण क्या होगा? एक जल स्तंभ का निर्माण होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा। इसको हम कहते हैं रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर के कारण क्या होता है? रूट प्रेशर के कारण ही ये पानी ऊपर चढ़ता है और पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है। यहाँ रूट प्रेशर के मामले में हम आपको एक बात ये और बता दें कि रूट प्रेशर बहुत अधिक प्रभावी नहीं होता। ये लगभग 10 मीटर तक के जो पौधे होते हैं उनके लिए तो ये ठीक है, लेकिन 10 मीटर से बड़े जो पौधे होते हैं उनके लिए रूट प्रेशर पूरी तरह से काम नहीं करता।
दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि जैसे वाष्पोत्सर्जन के मामले में मैंने बताया था कि वाष्पोत्सर्जन की जो है कंडीशन जो होती है वो दिन के समय पे होता है। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो दिन के समय पे होता है। ट्रांसपिरेशन जो पानी चढ़ता है वो दिन के समय पे चढ़ता है, रात के समय पे ऐसा नहीं होता। जबकि परासरण की जो अभिक्रिया होती है, परासरण की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, ये होता है रात के समय, ये दिन में नहीं होता। आई समझ? तो दूसरा जो कारण है वो पानी ऊपर चढ़ने का वो है परासरण यानी ऑस्मोसिस के कारण उत्पन्न बूंदाबांदी, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया। जाइलम में पानी ऊपर चढ़ने का तीसरा प्रमुख कारण है केशिका या केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन। केशिकाएं क्या होती हैं? हम आपको कई बार बता चुके हैं। केशिकाओं का मतलब होता है बहुत केश के आकार की, केश के समान आकार की पतली ट्यूब्स, पतली ट्यूब्स। केशिका क्रिया का मतलब ये है, यहां पे समझने के लिए हम एक बात करें कि अगर हम एक बीकर लें और उस बीकर के अंदर, बीकर लें या कोई ऐसा वो लें जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, इस तरह से पानी भरा हुआ हो, और इस टैंक के अंदर हम 3 प्रकार की ट्यूब्स जो अलग अलग मोटाई की होंगी, ये सबसे ज्यादा मोटी नंबर 1, नंबर 2 उससे थोड़ी बारीक, और नंबर 3 सबसे बारीक, बहुत बारीक, और इन तीनों ट्यूब्स को हम उल्टा करके और इस पानी में खड़ा कर देते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि जो मोटी ट्यूब थी उसके अंदर पानी कम मात्रा में ऊपर चढ़ा है, जो थोड़ी पतली ट्यूब थी उसमें और ज्यादा मात्रा में चढ़ा है, और सबसे पतली जो ट्यूब थी उसमें सबसे ज्यादा पानी चढ़ा है। ठीक है, ये केशिकात्व को बताता है, कैपिलरी एक्शन को बताता है। इसका मतलब ये है कि अगर जितनी ज्यादा बारीक ट्यूब्स होंगी उनके अंदर पानी उतना ही ज्यादा ऊपर चढ़ता है। पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं और पेड़ जो होते हैं, इनके अंदर भी बहुत बारीक 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 केशिकाएं होती हैं, बहुत बारीक बारीक केशिकाएं होती हैं। और जब ये पानी के संपर्क में आती हैं तो इस केशकत्व के कारण ये पानी इन केशिकाओं में चढ़ जाता है, जिसके कारण पानी की सप्लाई पूरे पेड़ के अंदर होती रहती है। ठीक है, अब यहां पे हम आपको दो उदाहरण और देते हैं केशकत्व के। देखिए कि केशिकत्व होता है, इसका 2 उदाहरण मैं आपको बता दूं। एक उदाहरण तो ये है कि जैसे मान लीजिए हम एक बर्तन लें और इस बर्तन के अंदर पानी भर लें, और इस बर्तन के अंदर एक किसी भी कपड़े को, उसका एक सिरा, छोटा सा सिरा डाल दें। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ये जो कपड़ा है ये काफी ऊंचाई तक गीला हो जाता है। पानी तो यहीं तक था, इसका मतलब पानी यहीं तक गीला होना चाहिए था कायदे से तो, लेकिन ये होता है गीला ऊपर तक। क्यों होता है? क्योंकि ये जो कपड़ा बना हुआ है ये धागों से मिलकर के बना हुआ है, और धागे बहुत पास पास हैं। ये आपस में पास पास होकर के धागे क्या बना लेते हैं? केशिकाएं बना लेते हैं, कैपिलरीज बना लेते हैं। और केशिकत्व के कारण ये पानी ऊपर चढ़ता है और ज्यादा मात्रा में कपड़े को गीला कर देता है, और धीरे धीरे हो सकता है पूरे कपड़े को गीला कर दे। ठीक है, इसी तरह का एक उदाहरण और लेते हैं हम। दीपावली को जब हम दिए जलाते हैं, दीपावली के दिए जब हमने जलाए होंगे, इन दियों के अंदर हम क्या रखते हैं? एक बत्ती रखते हैं, जिसको हम रुई की, कॉटन की एक बत्ती होती है जलाने के लिए। उसके इस सिरे पर लौ जलती है, इसमें तेल भर देते हैं हम। अब इसमें काफी डिस्टेंस है, जहां लौ जल रही है और जहां पर ये बत्ती का दूसरा सिरा है, इसमें काफी डिस्टेंस होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी इस दिए का, दीपक का जो तेल है वो आगे चढ़ जाता है। क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि ये जो बत्ती है रुई की, ये रुई के अंदर भी बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं होती हैं, और इन केशिकाओं में केशिकत्व के कारण
केशिका क्रिया के कारण पानी जो तेल है वो ऊपर चढ़। तो जाइलम में पानी ऊपर चढ़ने के 3 कारण हमारे सामने आए। पहला कारण हमारे सामने आया वाष्पोत्सर्जन, ये कारण दिन के समय पे इफेक्टिव होता है। दूसरा कारण हमारे सामने आया कि परासरण के कारण रूट प्रेशर, मूल दाब, ये कारण जो है रात के समय पर उपयोगी होता है, लेकिन 10 मीटर से ऊपर के जो ज़्यादा बड़े जो पौधे होते हैं उनमें ये कारण थोड़ा कम इफेक्टिव होता है। तीसरा कारण हमने देखा केशिका क्रिया या कैपिलरी एक्शन, केशिकात्व जिसको हम बोलते हैं। इसमें हमने देखा कि जितनी बारीक बारीक ट्यूब्स होंगी, जितनी बारीक केशिकाएं होंगी, उतना ही पानी ऊपर चढ़ेगा। तो हम जानते हैं कि पेड़ के अंदर बहुत सारी पतली पतली केशिकाएं होती हैं, इसलिए पानी केशिकत्व के कारण उसमें ऊपर चढ़ जाता है। ठीक, हम बात करेंगे फ्लोएम की संरचना पर। देखिए, हम जानते हैं कि ये जो फ्लोएम ऊतक है, फ्लोएम नाम की जो ये सेल है, ये इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य है पौधे के विभिन्न भागों तक। पौधे के विभिन्न भाग कौन कौन से? जड़ के भंडारण वाले जो भाग होते हैं, जहाँ पे भोजन इकट्ठा होता है जड़ के अंदर, उन भागों में, फलों में, बीजों में, और वृद्धि वाले जो अंग होते हैं उन तक प्रकाश संश्लेषण से जो पदार्थ बनते हैं, जो भोजन बनता है, उनको और अमीनो अम्लों को और कई तरह के पदार्थों को उनको पहुंचाना, उनका परिवहन करना, ये फ्लोएम का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, आइए समझ। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन का परिवहन। भोजन के परिवहन में मतलब क्या हुआ हमारा? उसका मतलब है हमारा भोजन प्रकाश संश्लेषण। पौधे प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण से जो पदार्थ बनते हैं उन पदार्थों का और कुछ अमीनो अम्लों का और कुछ अन्य पदार्थों का परिवहन ये फ्लोएम करता है। ठीक है, और कहाँ पर पहुंचाता है? ये पहुंचाता है जड़ों में। जड़ों के जो भंडारण वाले भाग होते हैं, स्टोरेज वाले जो पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर, फलों में, बीजों में, और जो वृद्धि करने वाले अंग होते हैं उनके अंदर। अब अगर हम बात करें फ्लोएम की संरचना पर, तो यहाँ हम आपको बता दें कि फ्लोएम नाम की जो ये सेल है, ये जीवित कोशिकाओं की बनी हुई। ये जो फ्लोएम होता है, हमने बताया जाइलम में, हमने बताया था कि जाइलम जो है मृत कोशिकाओं का बना हुआ होता है। यहाँ फ्लोएम में हम बता रहे हैं कि फ्लोएम जो होता है जीवित कोशिकाओं का बना होता है। जीवित कोशिकाओं, फ्लोएम की जो दीवारें होती हैं वो जीवित कोशिकाओं की बनी होती हैं। ठीक है, जीवित कोशिका का मतलब क्या है? जीवित कोशिका का मतलब ये है कि उसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। ठीक है, और आमतौर पे नाभिक भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल बात है कि फ्लोएम के अंदर जो है, जो इसके भी, फ्लोएम के भी 2 पार्ट होते हैं दरअसल। एक पार्ट को हम कहते हैं सीव ट्यूब सेल। क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब सेल। 2 प्रकार की इसमें भी कोशिकाएं हो गई। सीव ट्यूब सेल यानी सीव ट्यूब कोशिकाएं। ठीक है, और दूसरी प्रकार की होती हैं कंपेनियन सेल यानी साथी कोशिकाएं। साथी कोशिकाएं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, ये जो पिंक कलर का जो नजर आ रहा है, ये तो है सीव ट्यूब सेल्स यानी सीव ट्यूब कोशिकाएं। और ये जो आपको अलग से इस पिंक वाले के साथ में ये जो घुमावदार पोर्शन आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं साथी कोशिकाएं या कंपेनियन सेल इनको बोलते हैं। ठीक है, तो जहां तक बनी हुई दोनों जीवित कोशिकाओं की होती है, खास बात क्या है कि जो ये सीव ट्यूब सेल्स हैं, सीव ट्यूब कोशिकाएं हैं, इनके अंदर
क्या होता है? कोशिका द्रव्य तो होता है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव तो होता है, परंतु कोशिका द्रव तो होता है परंतु नाभिक नहीं होता, नाभिक नहीं होता। जबकि अगर साथी कोशिकाओं की बात करें, साथी कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और नाभिक दोनों पाए जाते हैं। आई बात समझ? अब नाभिक नहीं होने के कारण ये जो सीयू ट्यूब कोशिकाएं हैं जो पिंक कलर में चित्र में दिखाई गई हैं, ये बहुत से कार्य नहीं कर पाती हैं। इसकी मदद कौन करता है? इसकी मदद करता है कंपेनियन सेल, ये जो साथी कोशिकाएं हैं, क्योंकि इसके अंदर नाभिक पाया जाता है, इस वजह से ये बहुत सी अभिक्रियाओं में जो है सीयू ट्यूब सेल्स की, सीयू ट्यूब कोशिकाओं की मदद करता है। ठीक है, ये तो बात हुई कि ये जो फ्लोएम है ये जीवित कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ठीक है, अब दूसरी बात, ये जो फ्लोएम होता है ये एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक सेल लगी रहती हैं, और इस सेलों के अंदर क्या होता है, ये परफोरेटेड होती हैं यानी छिद्रित होती हैं। इनके जो अंत होते हैं, ये लास्ट हिस्सा जो है, ये जो फाइलम नाम की ट्यूब है, इसका जो अंत होता है वो छिद्रित प्लेट का बना हुआ होता है। ठीक है, सीयू प्लेट इसको बोलते हैं, सीयू प्लेट छिद्रित। देखिए इस चित्र में साफ नजर आ रहा है, ये छिद्रित, छिद्रित का मतलब इसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। ठीक, अब दूसरी बात, ये जो कोशिकाएं हैं फ्लोएम, इसकी जो कोशिका की जो भित्ति है, जो दीवारें हैं, उसके अंदर लैग्निन नामक पदार्थ नहीं पाया जाता। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको जाइलम वाले भाग में हमने बताया था कि जाइलम के अंदर लैग्निन नाम का पदार्थ पाया जाता है, उसकी कोशिकाओं, उसकी भित्ति के अंदर, लेकिन वो क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, फ्लोएम के अंदर ये पदार्थ लैग्निन नाम का पदार्थ नहीं पाया जाता। ठीक है, यानी अगर फ्लोएम की संरचना की हम लोग बात करें, उसमें दो तीन बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये है कि फ्लोएम जो है वो जीवित कोशिकाओं का बना हुआ होता है। इसके भी दो पार्ट होते हैं, इसमें भी दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक को हम बोलते हैं सीयू ट्यूब सेल या सीयू ट्यूब कोशिकाएं, सेल मतलब कोशिकाएं। ठीक है, और दूसरी होती है कंपेनियन सेल, साथी कोशिकाएं। सीयू ट्यूब सेल्स के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है परंतु नाभिक नहीं पाया जाता, जबकि साथी कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य और नाभिक दोनों पाए जाते हैं। ठीक, दूसरी बात, ये जो फ्लोएम नाम की जो ट्यूब है, इनका जो अंत होता है, इनका जो एंड होता है इस ट्यूब का, वो छिद्रित होता है, उसमें छिद्रित प्लेट होती है, उसको सीयू प्लेट बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ? ये तो मोटी मोटी इसकी संरचना है, और इसकी भित्तियां थोड़ी नरम होती हैं क्योंकि इसमें लैग्निन नाम का पदार्थ नहीं पाया जाता। और फ्लोएम का जो मुख्य काम है वो है इसमें भोजन का परिवहन करना, फूड का परिवहन करना। फूड में भी क्या चीज, प्रकाश संश्लेषण से जो भोजन बनता है और जो अमीनो अम्ल वगैरह होते हैं, इनका परिसंचरण करना। ठीक है, और इस परिसंचरण में मुख्य भाग, ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन जाता है पौधे के अंदर, इसके अंदर मुख्य भूमिका जो होती है वो होती है सीयू ट्यूब सेल, सीयू ट्यूब कोशिकाओं। ठीक है, और ये जो कंपेनियन सेल होती है, जिसको हमने यहाँ पे ये बताया, ये कंपेनियन सेल है या साथी कोशिकाएं हैं, ये अपने नाभिक के माध्यम से, क्योंकि इसमें नाभिक पाया जाता है, सीयू ट्यूब सेल्स के अंदर नाभिक नहीं पाया जाता, तो ये जो कंपेनियन सेल्स हैं या साथी कोशिकाएं हैं, वो अपने नाभिक के माध्यम से इस सीयू ट्यूब सेल के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ताकि फूड का मूवमेंट हो सके। वैसे फूड के मूवमेंट के लिए मुख्य जो जिम्मेदार कोशिका है
वो है सीव ट्यूब सेल्स फ्लोएम के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि फ्लोएम के अंदर जो भोजन है उसका ट्रांसफर कैसे होता है, स्थानांतरण किस तरह से होता है, वो समझने की हम कोशिश करेंगे। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लोएम के अंदर भोजन का परिवहन किस तरह से होता है, फ्लोएम की कार्य प्रणाली क्या है, यानी भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लोएम के माध्यम से किस तरह से जाता है। तो सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि भोजन का फ्लोएम के माध्यम से एक स्थान से, पौधे के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो ये प्रक्रिया है, इसको स्थानांतरण कहा जाता है। स्थानांतरण कहा जाता है, भोजन का स्थानांतरण। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन, TRANS, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। भोजन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको हम स्थानांतरण कहते हैं या ट्रांसलोकेशन। अब ये स्थानांतरण कैसे होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए किसी पौधे के अंदर, ये जो चित्र हमने दिखाया गया है ये फ्लोएम का चित्र है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये फ्लोएम का चित्र, एक फ्लोएम की एक ट्यूब है, इसके अंदर दोनों तरह की ट्यूब्स आ गई, दोनों तरह की कोशिकाएं आ गई, सॉरी। एक तो ये सीव ट्यूब सेल्स आ गई, सीव ट्यूब कोशिकाएं आ गई, और एक आ गई कंपेनियन सेल यानी साथी कोशिका। साथी कोशिका ये वाली जो उभार वाली, ये साथी कोशिका, ठीक है। और ये सीव ट्यूब सेल्स है दोनों, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे फ्लोएम की एक नलिका है, सेल है, और पौधे के अंदर जो भोजन है वो यहाँ पे रखा, यहाँ पे भोजन हमने रखा है, जिस जिस कोशिका के अंदर, पौधे की जिस कोशिका के अंदर भोजन है उसको हम सोर्स सेल या स्रोत कोशिका कह सकते हैं। सोर्स सेल या स्रोत कोशिका, मान लीजिए भोजन का स्रोत यहाँ पर, भोजन यहाँ पर, स्रोत यानी भोजन, ठीक। और उस भोजन को लाना है यहाँ पर, यहाँ पे दूसरे भाग में लाना है, ठीक है, ठीक। अब ये यहां से नीचे ये कैसे आता है, तो यहाँ पे एक बात, हम खास बात आपको ये बता दें कि भोजन का ये जो स्थानांतरण होता है ये साथी कोशिका की सहायता से, ये सीव प्लेट, चालिनी नलिका जो है, ये सीव प्लेट है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर भी जा सकता है भोजन और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। अभी जाता कैसे है तो वो देखने की बात है। देखिए, मान लीजिए हमने जैसा कि चित्र में बताया था कि यहाँ पर हमें भोजन को लाना है, उसको हम सिंक सेल बोल सकते हैं, इसको सोर्स सेल बोल सकते हैं, स्रोत कोशिका, और इसको बोल सकते हैं सिंक सेल, यानी यहाँ पर भोजन को लाना है, ठीक है। ये इसको ए मान लेते हैं, ए स्थान, ये बी पोजीशन। कैसे आता है भोजन, देखिए, स्रोत जहां पर है, भोजन का स्रोत जिस कोशिका में है वहां से ये भोजन आता है कहां पर, ये जो सीव प्लेट थी छिद्रित, हमने बताया था आपको फ्लोएम के जो अंत होते हैं, फ्लोएम नाम की जो ट्यूब होती है इसका जो लास्ट कॉर्नर होता है वो छिद्रित होता है। तो ये भोजन जो है सबसे पहले इन छिद्रित कोशिका, इन छिद्रित भाग के ऊपर अंदर आता है। जैसे ही भोजन छिद्रित भाग के अंदर आता है तो यहाँ पर भोजन की परमाणुओं की संख्या ज्यादा हो जाती है, उसकी सांद्रता ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पर हमने जो ट्यूब बनाई है ये फ्लोएम, सॉरी जाइलम है, जाइलम, जाइलम की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम जानते हैं जाइलम के अंदर पानी की सप्लाई होती है, पानी, ये पानी की सप्लाई करता है, और हमेशा ऊपर की तरफ ही होती है पानी की सप्लाई, इसमें नीचे की तरफ पानी नहीं जाता, ऊपर की तरफ एक वन वे फ्लो होता है पानी का,
ठीक है, ठीक है, एक दिशीय फ्लो होता है, प्रवाह होता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर हमने देखा कि भोजन यहाँ पर आया सीयू प्लेट के अंदर, छिद्रित प्लेट के अंदर, उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर भोजन के परमाणु की जो सांद्रता है वो ज़्यादा हो गई। अब भोजन के परमाणु की सांद्रता ज़्यादा हो गई तो क्या होता है, इससे परासरण दाब पैदा होता है, परासरण दाब पैदा होता है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हमने समझाई थी, परासरण दाब पैदा होता है। उस परासरण के कारण क्या होता है, ये जो जाइलम के अंदर पानी होता है वो जाइलम का पानी किधर, इस फ्लोएम की जो ट्यूब है इसके अंदर आना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब पानी यहां पर आता है और भोजन यहां पर है, उसके बाद में क्या होता है, जब पानी भोजन को घोल लेता है अपने के अंदर, ठीक है। अब यहां पर, यहां तो हुआ परासरण दाब, ऑस्मोसिस की प्रक्रिया हुई, परासरण की प्रक्रिया हुई, परासरण। उसके बाद में क्या होता है, जब पानी एक बार अंदर फ्लोएम के अंदर आ गया उसके बाद में क्या होता है, फिर होता है विसरण। ये जो भोजन की सांद्रता यहाँ पर ज्यादा थी, पानी यहाँ पर मिल ही गया, अब विसरण का प्रोसेस शुरू होता है। विसरण का मतलब क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ का जाना। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भोजन की सांद्रता ज्यादा है और यहाँ पर नीचे, बाकी के नीचे जैसे यहाँ पे भोजन नहीं है, यानी सांद्रता भोजन की कम है, तो ये जो है भोजन नीचे की तरफ फ्लो करने लगता है और इसी तरह से ऊपर की तरफ भी फ्लो करता है, क्योंकि ऊपर की तरफ भी सांद्रता कम होती है, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद में ये यहाँ पर जो बी पॉइंट है, सिंक सेल जिसको हमने बोला था, यहाँ पर आकर के भोजन, यहाँ पर जिसकी कोशिका को आवश्यकता होती है भोजन की, यहाँ पर भोजन पहुंच जाता है। आई बस में तो भोजन के स्थानांतरण की, ये भोजन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण। अब यहाँ पे एक बात और बता दें कि ये जो प्रक्रिया है भोजन की एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की, यानी ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की स्वतः पूरी नहीं होती, इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो ऊर्जा है ये एटीपी से मिलती है। एटीपी और एडीपी के बारे में हम पहले बता चुके हैं आपको। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बाद में जो भोजन बनता है और उससे जो ऊर्जा पैदा होती है वो एटीपी के रूप में सुरक्षित रहती है। और ये एटीपी जो है इसकी ऊर्जा का उपयोग करके ही ये फ्लोएम जो है भोजन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करता है। तो मोटा मोटी भोजन का जो स्थानांतरण की प्रक्रिया इस तरह की है, समझा। अब हम एक बार फिर से थोड़ी सी चर्चा करेंगे जाइलम और फ्लोएम में अंतर की। पौधे में जो परिसंचरण पाया जाता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, उसमें हमने देखा था कि संवहन ऊतक होता है, पहले संवहन बंडल, वस्कुलर बंडल, और वस्कुलर बंडल के अंदर जो है दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक को हम जाइलम बोलते हैं, एक को फ्लोएम बोलते हैं। जाइलम के बारे में हमने पढ़ा, फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है। देखिए हमने देखा था कि अगर हम ये देखिए इस चित्र में, ये तो है जाइलम, ये वाला है जाइलम, और ये है फ्लोएम। फ्लोएम, ठीक। अब इन दोनों में अंतर क्या, चार प्रमुख अंतरों पे हम गौर करेंगे। सबसे पहली चीज, जाइलम जो है इसमें किसका वहन होता है, किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिसंचरण आखिर होता किसका है। देखिए इसमें होता है जल का, जाइलम में मुख्यतः जल का परिवहन होता है।
ठीक है। दूसरी, जबकि फ्लोएम की अगर हम बात करें, अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में मुख्य परिवहन किसका होता है? भोजन का। कौन से भोजन का? जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा बनाता है। इसके अलावा अमीनो अम्लों का भी परिवहन होता है, साथ ही साथ कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं जिनका परिवहन फ्लोएम के अंदर होता है। ठीक है। थोड़ा थोड़ा वाटर का भी होता है इसमें, क्योंकि बाद में पानी इसमें मिल जाता है जाकर के। जैसे आपने देखा था अभी फ्लोएम की जो हमने कार्यप्रणाली बताई थी, उसमें बताया था कि जब भोजन का ट्रांसफर होता है उस समय जाइलम से कुछ पानी फ्लोएम के अंदर आता है परासरण के कारण, और फिर वो पानी विसरण के अनुसार जो धीरे 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 नीचे और ऊपर के भागों में विसरण की प्रणाली के माध्यम से पहुंचता है। ठीक। अच्छा, डिफ्यूजन, विसरण मतलब डिफ्यूजन, परासरण मतलब ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। ठीक है। खैर, पहला अंतर तो ये हो गया कि जाइलम के अंदर जल का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम के अंदर भोजन का। ठीक है। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर ये हमने बताया कि जाइलम जो होती है वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है, मृत कोशिका कोशिका, जबकि फ्लोएम जो है वो जीवित कोशिका की बनी, जीवित कोशिका। ठीक। तीसरा जो अंतर है वो ये है कि जाइलम के अंदर जो जल का परिवहन होता है वो एक दिशीय होता है, ऊपरमुखी होता है। कैसा होता है? ऊपरी मुखी, अपवर्ड्स, अपवर्ड्स, ऊपर की ओर होता है। एक दिशीय होता है, केवल ऊपरमुखी, यानी ऊपर की ओर, अपवर्ड्स। ठीक है। जबकि फ्लोएम के अंदर जो भोजन का परिवहन होता है वो ऊपरमुखी भी हो सकता है, अपवर्ड्स भी हो सकता है, और अधोमुखी भी हो सकता है। अधोमुखी, अधोमुखी, डाउनवर्ड्स। ऊपरमुखी भी हो सकता है और अधोमुखी भी हो सकता है, यानी दोनों तरफ हो सकता है। भोजन ऊपर भी आ सकता हो सकती है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। ठीक है। चौथा अंतर जो है, चौथा अंतर ये है कि जाइलम के अंदर जो जल का स्थानांतरण होता है, जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जल का जो परिवहन होता है, उसके लिए जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा की पूर्ति कहां से होती है? ऊर्जा कहां से मिलती है? वो ऊर्जा मिलती है सूर्य से। सूर्य से का मतलब क्या है? पानी ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? हमने पढ़ा था कि बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। जब सूर्य का प्रकाश पेड़ की पत्तियों पर पड़ता है, तने पर पड़ता है, जड़ों पर पड़ता है, तो उन पत्तियों में, तने में, स्टेम में और जड़ों में, रूट्स में जो रंध्र पाए जाते हैं, स्टोमाटा जिनको हम बोलते हैं, उनके जरिए पानी जो है वो भाप बन करके उड़ता है, हवा में उड़ जाता है, और उसके कारण एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और नीचे का पानी जड़ों से, जो मिट्टी से और पानी जो होता है, मिट्टी के अंदर पानी होता है, वो जड़ों से होता हुआ वापस से जाइलम में चढ़ने लग जाता है। तो जाइलम के अंदर जो जल का परिवहन होता है उसके लिए ऊर्जा जो है उसका स्रोत होता है सूर्य। जबकि फ्लोएम के अंदर जो भोजन का स्थानांतरण होता है, ट्रांसलोकेशन जो होता है भोजन का, उसके लिए जो ऊर्जा है वो फ्लोएम के अंदर कहां से आती है? एटीपी से, एटीपी से। तो मुख्यतः ये चार प्रकार के अंतर, और मोटा मोटी हम देखना चाहें
तो जाइलम की जो नलिकाएं होती हैं ये खोखली होती हैं, ये साफ दिख रहा है खोखली, इनके अंत आपस में मिलते नहीं हैं, खोखली होती है। जबकि फ्लोएम की अगर हम बात करें तो इनके जो अंत होते हैं वो परफोरेटेड होते हैं, यानी छिद्रित होते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो अंत है ये छिद्रित है, डॉट्स लगे हुए हैं ना इसमें, यानी छेद है, छिद्रित। ये भी हम अंतर मान सकते हैं, ये संरचनात्मक अंतर है दरअसल। ठीक, एक अंतर और भी देख सकते हैं कि जाइलम के अंदर कंपेनियन सेल, साथी कोशिका जैसी कोई रचना नहीं, कोई संरचना नहीं, जबकि फ्लोएम के अंदर एक साथी कंपेनियन सेल और होती है, साथी कोशिका जरूर होती है। ये जो उभार आ रहा है ये अंदर वाली जो, तो उसको बोलते हैं सीव ट्यूब कोशिका, सीव ट्यूब कोशिका, सीव ट्यूब सेल। और ये बाहर जो गोलाई वाले हैं इसको बोलते हैं साथी कोशिका या कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब सेल्स के अंदर जो होता है, सीव ट्यूब कोशिकाएं जो होता है उसके अंदर कोशिका द्रव्य तो होता है लेकिन नाभिक नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। जबकि सीव, ये जो कंपेनियन सेल है इसके अंदर दोनों चीजें होती है, नाभिक भी पाया जाता है। तो नाभिक, ये जो सीव ट्यूब सेल है इसके बहुत से काम ये कंपेनियन सेल करती है। कंपेनियन सेल मतलब ये जो साथी कोशिका है जो गोलाई में हमने बता रखी है, ये बहुत से काम करती है। तो कुल मिला के मोटे मोटे जाइलम और फ्लोएम में ये कुछ अंतर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कुछ ऐसे पौधों की जिनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते, यानी जाइलम एवं फ्लोएम विहीन पौधों की। देखिए, सामान्यतः जितने भी पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, प्लांट्स होते हैं, इन सभी के अंदर जाइलम और फ्लोएम नाम के जो ऊतक हैं ये पाए जाते हैं। लेकिन कुछ बहुत छोटे ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर जाइलम या फ्लोएम की आवश्यकता नहीं है। जाइलम जल का परिवहन करता है, हम जानते हैं, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, ये भी हम जानते हैं। तो अगर कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं तो सवाल उठता है कि ऐसे पौधों के अंदर जो जल का और भोजन का परिवहन है वो होता कैसे? वो होता है विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से। विसरण या डिफ्यूजन का अर्थ हम कई बार समझा चुके हैं, एक बार फिर आपको बता दें। विसरण या डिफ्यूजन का मतलब है उच्च सांद्रता वाले किसी पदार्थ का निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन करना, मूवमेंट करना, ये विसरण कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर किसी चीज की उच्च सांद्रता है और यहाँ पर वो चीज नहीं है, तो ये उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करे। तो ऐसे पौधे जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम ऊतक नहीं पाए जाते, उनके अंदर पदार्थों का जो परिवहन होता है वो होता है विसरण के माध्यम से, डिफ्यूजन के माध्यम से। ऐसे दो पौधों के नाम हम आपको बता रहे हैं। एक पौधा है मर्चेंटिया, मर्चेंटिया, ये मर्चेंटिया, ये चित्र है मर्चेंटिया। और दूसरा अगर हम पौधा बताएं वो है फनेरिया, फनेरिया। ये जो दूसरा चित्र है नंबर 2, ये है फनेरिया का और ये है मर्चेंटिया। तो मर्चेंटिया और फनेरिया दो ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक नहीं पाए जाते। ठीक है,